मुझे ये तो पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है वो मुझे नहीं मालूम था। थिएटर को उस तरह से सीरियसली सोचा नहीं था कि मैं कभी उसको प्रोफेशन की तरह से कभी अडेप्ट करूंगा। एक बेहतरीन कोई शिक्षक की कल्पना अगर कोई कर सकते हैं तो अलकाजी उस तरह के एक शिक्षक थे। मुझे हमेशा ये लगा कि फिल्म मेकिंग व्यवसाय ज्यादा है, कला कम। अनुष्ठान अपने पवित्रतम रूप में अभी भी कहीं अगर मिलेगा तो वो आदिवासियों के बीच में, उनके कल्चर। वो समंदर पेटी में मिल ही दो, समुद्र को बक्से में रख लिया और वो गंवारपन में जो मिठास और जो सहजता है और उसमें जो प्रामाणिकता है वो माफ कीजिए कोई किसी लेजेंड में नहीं देखी। इरफान मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट था। पूरे देश में इतने IITs हैं, उसी पैटर्न पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अलग अलग जगहों पर होना चाहिए। और नाट्य शास्त्र में एक्टर को योगी की संज्ञा दी गई। सन 2012 की बात है। दिल्ली के पास एक बहुत छोटा सा और बड़ा खूबसूरत सा शहर है साहिबाबाद। वहां के मेरे एक मित्र हैं राजीव शर्मा। उनका एक दिन कॉल आता है मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं एक बड़ा अच्छा प्ले कर रहा हूँ और उसमें मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, तो आप वो प्ले देखने के लिए दिल्ली आइए। तो साहब मैं दिल्ली पहुंचा। हरियाणा में भिवानी के पास मेरा एक गाँव है छोटा सा, मैं वहाँ रहता था, अब तो खैर बाहर आ गया हूँ मैं। तो मैं प्ले देखने के लिए दिल्ली पहुंचा। प्ले का नाम था तुगलक और उस प्ले को डायरेक्ट करने के लिए जो शख्स वहां पे आए, बड़ा रोबिला अंदाज और बहुत ही एक बड़ा शानदार व्यक्तित्व उनका। तो पहली बार मैंने उनको देखा, उनके प्ले को देखा और उनके प्ले को देखकर मैं इतना आनंदित हुआ कि मेरा मन किया कि कभी ऐसा दिन आए कि मैं इनसे मिलूं, इनसे मैं मुखातिब हूँ, मैं इनसे बातचीत कर पाऊँ, मैं इनसे बहुत सारे सवाल करूँ, मैं बहुत सारी मेरी जो जिज्ञासाएं हैं मैं उनको शांत करूँ। और आज 2023 में वो दिन आ गया है कि वो व्यक्तित्व मेरे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओमपाल है और आज मेरे साथ इस खास प्रस्तुति में आर्ट एंड थिएटर की दुनिया के एक बड़े ही दिग्गज हस्ताक्षर आदरणीय भानु भारती सर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज आपसे गुफ्तगू करने का मौका हमें मिल रहा है और आपके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो आपका आशीर्वाद बच्चों पे बना रहे। सर शुरू से शुरू करते हैं। आप 1970 में NSD पहुंचते हैं, लेकिन NSD आने से पहले का जो सफर रहा कि कोई आपके दोस्त ऐसे थे या कोई आपके टीचर ऐसे थे, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे जिनकी वजह से आपका NSD आना हुआ? देखिए, NSD से मेरा परिचय जो हुआ वो सन 1964-65 में हुआ। और वो इसलिए कि मेरे जो बड़े भाई, जिन्हें अभी हाल में ही हमने खो दिया, मोहन महर्षि, वो NSD गए थे। और मैं भी जब वो NSD पास आउट कर चुके थे और वहाँ रेपर्टरी में थे वो, तो मैं अपने किसी काम से दिल्ली गया हुआ था और मैं उनके साथ वहाँ ठहरा था और NSD उनसे उनके साथ में गया हुआ था। और वो स्पीच में NSD के बारे में और वहाँ जो डायरेक्टर उस जमाने में थे इब्राहिम अलकाजी साहब, उनके बारे में बहुत बातें। और वो मेरे बड़े भाई तो थे ही, लेकिन उनके साथ मेरा एक अलग तरह का रिश्ता भी था। मेरा साहित्य में मेरी रुचि थी और उनकी भी, और वो कविताएं वगैरह बहुत पढ़ते थे। और तो हम लोगों के बीच अक्सर साहित्य की चर्चा होती रहती थी। और वो जब वहाँ NSD में पढ़ते हुए वो बीच में जयपुर में आकर के उन्होंने एक नाटक भी किया। ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये लोग साथ थे और ये जयपुर से थे और मैं जयपुर में था।
वहाँ यूनिवर्सिटी में उस वक्त। और मैं साहित्य में मेरी रुचि थी, मैं कहानियाँ लिखता था, कविताएँ लिखता था, और जो छप भी रही थी ठीक-ठाक पत्रिकाओं में हिंदी की। और मैं छात्र राजनीति में बहुत मेरा उस वक्त मैं आकंठ कहना चाहिए डूबा हुआ था। और मुझे ये तो पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है वो मुझे नहीं मालूम था। फिर 69 आपको ख्याल होगा कि वो वक्त ऐसा था जब दुनिया भर में छात्र आंदोलन बहुत उरोज पर थे, और कॉन बेंडिट और ये लोग इंटरनेशनल हीरो थे उस वक्त। छात्र नेता थे ये फ्रांस के। और मतलब छात्र राजनीति न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, और लोगों को लग रहा था कि छात्र एक बड़ी क्रांतिकारी एक वो है, और उनसे बड़ी उम्मीदें लोग कर रहे थे, खास तौर से जो उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स और तमाम एकेडमिशियंस। और उसकी बड़ा बड़ा उसका वो था। लेकिन 69 आते आते वो जो आशाएं छात्र राजनीति को लेकर के पैदा हुई थी वो धूमिल होने लगी। और मैंने भी देखा कि ये छात्र राजनीति भी उसी रास्ते लग रही है जिसका विरोध हम, मतलब जो कांग्रेस और गांधी के उससे निकले हुए जो लोग थे वो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, छात्र राजनीति भी कहीं उसी तरह से। और तब मुझे लगा कि अब छात्र राजनीति से मुझे दूर होना है। लेकिन जयपुर में रहते हुए लग रहा था कि वो संभव नहीं होगा, क्योंकि जयपुर में फिर वो आप उससे मुक्ति थोड़ी मुश्किल। तो मुझे लगा जयपुर छोड़ देना चाहिए मुझे। लेकिन अब जयपुर छोड़कर मैं जाऊं कहाँ? तो तब तक मोहन जी भी जयपुर आ गए थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अपना वो खत्म करके, और वहाँ वो कुछ थिएटर वगैरह कर रहे थे, और उनके साथ कुछ नाटकों में अभिनय मैं भी कर रहा था। लेकिन मैंने कभी थिएटर को उस तरह से सीरियसली सोचा नहीं था कि मैं कभी उसको प्रोफेशन की तरह से कभी अडेप्ट करूंगा। बल्कि ये हुआ कि जब मैं उनसे मिलने दिल्ली गया था तो अलकाई साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नाउ मोहन हैज पास्ड आउट, व्हाई डोंट यू जॉइन इन? तो मैंने बड़े उसके साथ कहा कि आई डोंट वांट टू मेक थिएटर माय करियर। उनको याद था जब मैं गया वहाँ तो उन्होंने कहा बट यू नेवर वांटेड टू मेक थिएटर योर करियर। तो मैंने आई चेंज माय माइंड। लेकिन वो एक इत्तेफाक था कि मुझे जयपुर छोड़ना था, और मुझे कुछ और मुझे लगा कि एनएसटी ट्राई करने में बुराई नहीं, छोड़ा तो कभी भी जा सकता है। और मैं एनएसटी पहुंच गया। और फिर वो एक कहानी है कि वहां पर थिएटर ने मुझे इस तरह से, क्योंकि उससे पहले मतलब थिएटर मोहन जी के साथ कुछ नाटक करते हुए कुछ चीजें, और कुछ नाटक पढ़े थे कुछ लेकिन थिएटर अपने आप में इतना सघन अनुभव आपको जिंदगी का दे सकता है। ये पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसको एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से भी जानते हैं लोग, वहां जाकर के ही। और अल, अलकाजी जैसे टीचर, ओ बहुत ही मतलब एक बेहतरीन कोई शिक्षक की कल्पना अगर कोई कर सकते हैं
तो अलकाजी उस तरह के एक शिक्षक थे। और जब वो वेस्टर्न ड्रामा हमें हमें पढ़ाते थे, और वो बेहतरीन एक्टर भी थे, वो एक सर्वांगीण थिएटर पर्सनैलिटी थे, वो बहुत बेहतरीन एक्टर थे। तो वो जब नाटकों का पाठ क्लास में करते थे तो आपके रोए खड़े हो जाते थे शरीर। और वो इतना, और वो जिस तरह से वो आपको उस पूरी एक 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 डिसिप्लिन से वो आपको धीरे धीरे जो परिचित कराते हुए और जिस दिशा में आपको बढ़ाते थे, तो मतलब फिर फर्स्ट ईयर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं छात्र राजनीति के उससे यहाँ से और वहाँ जाके फर्स्ट ईयर कि आप स्टूडेंट हो गए, और अलकाजी बड़े सख्त डिसिप्लिनियर थे, वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त थे। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था, आपने बता दिया। जी। और मैं जयपुर में बड़ी अनरूली लाइफ, मतलब वहाँ हम किसी को कुछ, मतलब चीफ मिनिस्टर सुखाड़िया जी वहाँ उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और हमें कोई उनका, तो वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए, और अलकाई साहब जो है वो, तुमने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई, तुमने तुमने ये, और मतलब ये कभी, तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा उनसे थोड़े झगड़े वगड़े भी होते थे, लेकिन उनकी इज्जत बहुत थी अंदर से। और फिर मतलब धीरे धीरे, और उसके अलावा आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट कि एक क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन क्लास। तो ऐसा रेयर होता है, अब मैं सोचता हूँ, अब पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, आशा कास्पेकर, ज्योति देशपांडे, ये तमाम लोग, और रेपर्टरी में जब मैं वहाँ स्टूडेंट था, तब मनोहर सिंह, उत्तरा बावकर और सुरेखा सीकरी, इस तरह के लोग, मुझे लगा कि शायद मैं जो ढूंढ रहा था जी। वो मुझे, और वो एनएसडी में आके मिल और गया। वो जो वो पकड़ जो हुई वो आज तक कायम। जी जी बिल्कुल। सर, भाषाई आधार पे कोई दिक्कत नहीं आई अलकाजी साहब के साथ काम करने में? सुना है वो बहुत अंग्रेजी में उनको महारत हासिल थी, वो डायरेक्शन भी अंग्रेजी में करते थे, क्लासेस भी अंग्रेजी में लेते थे। नहीं, अंग्रेजी मतलब पढ़ने के लिए किताबें भी जो थी ज्यादातर अंग्रेजी, और लेकिन मैं जाने से पहले, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुझे साहित्य में मेरी रुचि थी, और विदेशी साहित्य तो आपको अंग्रेजी में ही, मतलब काफका, कैमू और सात्र और इन लोगों को तो अंग्रेजी में ही पढ़ सकते थे आप, क्योंकि फ्रेंच तो मुझे आती नहीं थी जितना जर्मन आती थी। तो अंग्रेजी पढ़ने की आदत तो थी, बोलने और लिखने की उतना अभ्यास नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी समस्या मुझे नहीं हुई व्यक्तिगत। लेकिन हाँ, मेरे जो मित्र थे, खासतौर से ओमपुरी, आपके फ्रेंड्स ओमपुरी, हमने बहुत सुना उनको कि उनको अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इन लोगों को थोड़ा, जी। और एक वो ये था कि मुझे रातों को जागने का शौक था, और तो ये, तो इनसे एक ब्लैकमेलिंग इनकी करता था कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट लिखने में मदद करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि हम लोग चाय पीने चलेंगे कनॉट प्लेस। तो ये बेचारे मजबूरी में, तो ये सब था। तो उस वक्त वो चाय पीने आप कनॉट प्लेस जाया करते थे, एनएसडी के जस्ट पीछे एसआरसी जहाँ पे है, तो वहां भी मंडी हाउस में चाय का अच्छा ठिकाना नहीं, है? ये सर, अभी तो बना है, तब पहले नहीं होता था। 70s में ये जी और रात में, जी तो तब हिंदुस्तान टाइम्स जो है, जो अब करजन रोड पर आ गया है, हाँ। वो पहले कनॉट प्लेस में था।
और वहाँ पर पूरी रात, क्योंकि वहाँ काम होता था हिंदुस्तान टाइम्स में, तो वो जर्नलिस्ट वगैरह तो वो वहाँ पर जो चाय की दुकान थी वो पूरी रात खुली रहती थी। तो इसलिए कनॉट प्लेस रात में चाय पीने में 12 बजे 1 बजे आपको कहाँ चाय मिलेगी, तो वहीं मिलेगी। सर दिक्कत नहीं आती थी? हमने सुना है कि एनएसडी का शेड्यूल बड़ा टफ होता है, सुबह हाँ, 6 वो से तो लेकर सुबह रात के उठना 12 होता बजे था, तक। और तो सुबह पहली क्लास, और वो क्लास भी होती थी। मैंने जिंदगी में कभी डांस नहीं किया था। वो पहली क्लास मूवमेंट की क्लास होती थी, उसमें रीता कोठारी हमें मतलब डांस करवाती थी। और वो और उसमें जाना मतलब जरूरी होता था। ये अलग बात है कि मैंने बहानेबाजी मेरी मतलब मुझे तो वो मैंने बहुत कम, जी, लेकिन क्लास में तो आपको होना होता था। कभी और ऐसा हुआ कि वो क्लास मिस हो गई आपसे, आप 6 के बजाय 7 बजे पहुंच रहे हैं, कोई पनिशमेंट मिल रहा है, तो कभी ऐसी कोई? पनिशमेंट वगैरह तो उस तरह से नहीं। और क्योंकि मतलब लेकिन हाँ, ये है कि शुरू शुरू में थोड़ी, क्योंकि अब से हम जयपुर में मतलब पूरे दिन यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति, जी, उसके बाद कॉफी हाउस में शाम बिताना, और फिर रात भर सड़कों पे घूमते थे हम लोग। जी, खासतौर से एक मित्र मेरे हैं, डॉक्टर हैं अब तो पेशे से। उस वक्त वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, लेकिन वो लिटरेचर में उनका भी बहुत। और ये जो इन लोगों को हम पढ़ते थे, जी, काफका को, कैमू को, इन लोगों को, तो रात भर हम इनको डिस्कस करते हुए घूमते थे। तो स्टेशन जाके चाय पी रहे हैं, फिर कहीं कुछ, तो ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा था। तो सर ये जो जयपुर की जो फक्कड़ मिजाजी थी, ये दिल्ली में जाके कब चेंज हुई कि भाई अब थोड़ा सीरियस हो गए हैं और अब नहीं, अच्छे प्लेस और अब? उसका अवकाश ढूंढना पड़ता था। अच्छा, जैसे मैं कह रहा कि आप ब्लैकमेल करते थे कि ओ चाय पीने चलना पड़ेगा मेरे साथ, जी, तो अगर मतलब मैं प्रोजेक्ट पे तेरे, तो इस तरह का वो। लेकिन ये बेचारे भागते थे मेरे से, रात को मेरे साथ सब बचते थे सारे दोस्त, जी। कि मेरे हाथे ना कोई चढ़े। किस तरह के दोस्त थे ओमपुरी साहब? ये बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत ही, अब बहुत अच्छा माहौल था। ये तो खैर मेरे क्लासमेट्स ही थे, लेकिन जो हमसे सीनियर भी थे जी, उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा। और मतलब बहुत माहौल बिल्कुल एक अलग माहौल था। सीनियर्स में कौन कौन थे सर? कौन कौन एक्टर्स थे? आपका जो सीनियर बैच था उसमें कौन कौन थे आपके? राजेंद्र गुप्ता थे, जो आजकल, चंद्रकांता वाले हाँ, राजेंद्र गुप्ता जी, अब मैं जी, तो उन्हें जी, मैं उनके नाटकों से उनको जानता हूँ, चंद्रकांता से। जी, एम के रैना थे, मनोहर सिंह मैंने आपको जी, जी, बताया, जी, मनोहर सिंह थे, ये नादिरा जहीर बब्बर। जी, ये तब नादिरा जहीर थी, जी, बब्बर से शादी। बब्बर मेरे से जूनियर थे। राज बब्बर साहब। राज बब्बर वो मेरे से मैं जब थर्ड ईयर में था तब वो, नहीं, मैं जब सेकंड ईयर में था तब उन्होंने ज्वाइन किया, 1 साल जूनियर थे। जी, और रतन थियम मेरे से जूनियर थे। और उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था, प्रसन्ना है जी, वहाँ कर्नाटक में, जी, वो मेरे से जूनियर थे। वो जब मैं थर्ड ईयर में था तो वो फर्स्ट ईयर में थे। जी, रंजीत कपूर, जी, अन्नू ने जब मैं 3 साल का कोर्स करके 1 साल में रेpertory में रहा जी। एनएसपी की। एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर सर? मतलब वहाँ तो वो रेpertory में आप डायरेक्टर और एक्टर, जी, मैंने स्पेशलाइज किया डायरेक्शन में। जी, वो 3 स्पेशलाइजेशन होते थे, एक्टिंग, जी, डायरेक्शन और स्टेज क्राफ्ट। जी, तो मैंने जो स्पेशलाइजेशन मेरा था वो डायरेक्शन में था।
लेकिन रेपेट्री में आपको एक्ट भी करना होता था आपको, तो और मुझे मैं उस मामले में लकी था कि रेपेट्री ज्वाइन करने के साथ ही मुझे 2 प्रोडक्शन करने को मिले। जी एक तो जो मेरा एग्जामिनेशन प्रोडक्शन था, जी आइनेस्को का द लेसन, जी फ्रेंच नाटक है, एब्सर्ड नाटक है, वो मेरा डिप्लोमा प्रोडक्शन था। जी जी और उस वक्त जब मैंने किया तो नसीरुद्दीन शाह, उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर, स्टूडेंट और मेड। जी तो नसीरुद्दीन शाह उसमें प्रोफेसर कर रहे थे, और ज्योति देशपांडे, जो अब ज्योति सुभाष के नाम से, वो मराठी की बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने हिंदी में भी टेलीविज़न वगैरह पर फिल्मों में कुछ काम किया है। और वो स्टूडेंट थी। और बी जयश्री कर्नाटक में उन्होंने काफ़ी वो काम किया है, एक्ट्रेस हैं, वो मेड कर रही थी। जी तो जब हम रेपर्टरी में, फिर अलकाई साहब चाहते थे कि मैं उस प्रोडक्शन को रिवाइव करूं रेपर्टरी के साथ। जी तब तक नसीर पूना चले गए थे, वो रेपर्टरी में नहीं थे। और बी जयश्री भी बेंगलोर चली गई थी, वो नहीं थी। तो जब रेपर्टरी में मैंने उसको रिवाइव किया द लेसन, तो उसमें प्रोफेसर ओमपुरी कर रहे थे और ज्योति थी रेपर्टरी में, तो ज्योति को बदलने की जरूरत नहीं हुई। और मेड उत्तरा बावकर। जी तो ये प्रोटेक्शन जी रेपर्टरी में रहते हुए मैंने रिवाइव किया, जो मेरा डिप्लोमा प्रोडक्शन था। और उसके बाद मणि मधुकर का नाटक पहली बार, रसगंधर्व, वो मैंने डायरेक्ट किया। जी उसमें ये सब लोग एक्ट करते थे, मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, ज्योति, बलराज पंडित। ये बहुत अलग तरह का नाटक था, जो जिस तरह के नाटक एनएसटी में होते थे उनसे बड़ा अलग हटके था। जी और इसमें मनोहर सिंह, जिन्होंने तुगलक और लुक बैक इन एंगर जैसे इस तरह के रोल करते थे, उन्होंने पहली बार दिल्ली स्टेज पर कॉमेडी परफॉर्म की, जी और जिसे आज भी लोग याद करते हैं। और वो मनोहर सिंह का बहुत कामयाब परफॉर्मेंस था। पहला नाटक था जिसमें जो हमारी रेगुलर ऑडियंस हुआ करती थी एनएसडी की, वो तो आती ही थी, लेकिन वो जो हमारे आसपास पान वाले और टैक्सी ड्राइवर, वो भी उस नाटक को टिकट खरीद कर देखने आते थे। अच्छा, उस जमाने में टिकट होती थी प्ले की? हाँ, जैसे अभी तो मंडी हाउस नहीं, में लेकिन मेरे ख्याल से एनएसडी में ये वो टिकट बहुत कम, लेकिन और शायद अभी भी वो इसको वो कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादातर पास। कितनी टिकट होती थी सर उस टाइम में? उस समय में मुझे मेरा ख्याल है कि 5 रुपया ऐसे कुछ होता था। 5 रुपए? 5 रुपया, 10 रुपया ऐसा टिकट होता था। जी लेकिन अलकाज जी ने ये किया था कि जो भी आएगा वो टिकट खरीदेगा, ओके। तो टिकट खरीद के ही परफॉर्मेंस होते थे। सर फर्स्ट टाइम वो लम्हा कब आया जब आपके क्लासमेट्स जो आपके साथ थे, ओमपुरी साहब, नसीर साहब और तमाम लोग, कि आप स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो लम्हा जब आपने उनको डायरेक्ट किया? एक तो प्रोफेसर साहब वाला जो प्ले आपने बताया, इसके अलावा भी और कौन से प्लेज में आपने उनको डायरेक्ट किया? कि आप ही के फ्रेंड्स हैं, आप उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो नहीं, उनको डायरेक्ट करना कितना ऐसा है मुश्किल कि होता था और कितना आसान होता ये नसीर तो, क्योंकि मैंने बताया कि वो चले गए, था? जी, पूना चले गए थे। पूना चले गए 3rd ईयर में। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, जैसा होता है वो 3rd ईयर में जब हम लोग थे, तो पता नहीं किसी बात पर हम लोगों में झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा मतलब, तो हमारे में बातचीत बंद थी। आप में और नसीर साहब? नसीर और मैं अच्छा। आपस में बातचीत नहीं जी कर रहे थे। अब झगड़ा काफी मतलब उसमें
और कुछ थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गया था मामला। तो उसके बाद मुझे प्रोडक्शन करना था। मैं डायरेक्शन के कोर्स में स्पेशलाइजेशन, तो आपको एक प्रोडक्शन करना होता है। जी तो और प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो डायरेक्टर को अपनी कास्टिंग करनी होती है, और उस कास्टिंग आप अपनी क्लास में जो एक्टिंग में स्पेशलाइज कर रहे हैं लोग, जी उन्हें ही आप कास्ट कर सकते हैं। तो मैंने जब कास्टिंग की तो नसीर को मैंने उसमें कास्ट किया। जी और वो अलकाजी के पास जब मैं अपनी कास्टिंग लेके गया तो उन्होंने, आई यू श्योर यू वांट नसीर टू एक्ट? मैंने कहा यस, बट यू हैव फॉट विद हिम। He has fought with me, but it's fine. But, but he's a fine actor, and as an actor, I would like to have him in this role. Okay. नसीर को बुलाया, बानो इज कास्टिंग यू एंड यू बेटर बिहेव। तो मतलब उसके बाद हम रिहर्सल में बस वो काम की बात करते थे, उसके अलावा बात बोलचाल बिल्कुल नहीं थी। तो ये लड़ाई कब खत्म हुई? हाँ, लड़ाई खत्म कब हुई आप लोगों की? मैं बता रहा हूँ आपको, जी मतलब पूरे वक्त रिहर्सल हो रहा है और वो है, और हम रिहर्सल में जितनी, और वो भी बेयर मिनिमम जी बात होती थी, और उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते पर, उसके बाद हमारा कोई शो जब हुआ, शो बहुत बहुत अच्छा हुआ। और शो के बाद तो उसमें ये अकेला मेल एक्टर था, बाकी दोनों ये फीमेल ये थी। वही वाला प्ले था जो आप बता रहे थे द बाद में। लेसन। जी जी लेसन ठीक। तो उसमें ये दो फीमेल एक्ट्रेस थी, ज्योति और जयश्री। जी तो ये अंदर अपने कॉस्ट्यूम बदलने चली गई। उसके बाद हमें जाना था, इंटरव्यू होता था, प्रेस के लोग आ गए। प्रैक्टिकल, मतलब उस पर फिर वाइवा जिसको वो कहते, तो वाइवा के लिए हमें जाना था। तो जब ये दोनों वहां से हटी, और अच्छा उस वक्त तो वो पब्लिक शो तो नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स और स्कूल के सारे लोग उन्होंने तो देखा था, तो वो सब अंदर चले आए थे, और बहुत अच्छा शो हुआ था, तो हम सब बहुत खुश थे। तो जब वो लोग निकले और ये कॉस्ट्यूम बदलने गई, तो नसीर ने मुझे देखा, मैंने नसीर को देखा, और हम हंसे और गले मिले। और जब हम गले मिल रहे थे तो अलकाजी साहब जो है वो उधर से आए, ऑल राइट, व्हेन यू फिनिश योर लव सीन कम फॉर वाइवा। अच्छा लव सीन खत्म हो जाए तो वाइवा के लिए आ जाओ। ग्रेट। तो फिर उस दिन वापस फिर दोस्ती हो गई, फिर तो वो दोस्ती आज तक कायम है। आप दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है? आप बड़े हैं वो बराबर बड़े हैं? की कितने? सी उम्र है मेरा ख्याल है। आपका बर्थडे कब आता है? मैं 47, जुलाई 47। यानी आने वाला है अभी। हाँ अभी, ठीक है हम केक खाने अभी आएंगे। अभी तो जी तो नसीब मेरा ख्याल है हम लोग एक ही उम्र के हैं, आसपास के हैं। मतलब और ओमपुरी आसपास के साहब होना आप लोगों चाहिए, से एक आध बड़े? साल वो छोटे होंगे, मैं छोटा हूँगा, इतना ही फर्क होगा, तो ऑलमोस्ट साथ के थे। मतलब ओम को हमने बहुत जल्दी खो दिया। इसका इसका ओम से बड़ी, ओम बहुत मोहब्बती, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत ही ओम पूरी जितने बेहतरीन वो एक्टर थे, उससे कहीं बेहतरीन वो इंसान भी थे। और उनसे जो दोस्ती और उनके साथ, और वो जब भी बम्बई जाना होता था तो ऐसा हो नहीं सकता था कि ओम के साथ जी समय ना बिताएं आप। या वो भी आए कभी उदयपुर? हाँ उदयपुर है, तो
यहाँ तो अब मैं मतलब ये मैंने आपको बताया कि मैं तो दिल्ली था, जी लेकिन मैं यहाँ एक बार उन उसका भतीजा यहाँ पढ़ रहा था विद्या भवन में कुछ टाइम। जी मैं यहाँ एक भीलों के साथ एक नाटक कर रहा था, जी उसको पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो वो पता करता हुआ वो आया और वहाँ तो ओम के साथ तो फिर ये उसके बाद एनएसटी से पास आउट होने के बाद फिर मैंने एनएसटी मतलब रेपर्टरी छोड़ने के बाद पहला जो नाटक बाहर निकल के किया जी वो एक ग्रुप हमने बनाया था सब रंग। जी और उससे पहला नाटक जो मैंने किया वो हैमलेट था और ओम उसमें हैमलेट कर रहे थे। जी। और ओम ने उसमें हैमलेट किया। ओमपुरी साहब तब तक पूना नहीं गए थे? हैमलेट के बाद अच्छा, फिर वो पूना गए। फिर पूना गए हैं। वो नसीर से एक साल बाद पूना गए। ओके। और नसीर के साथ जो एक और मेरे साथ मेरे क्लासमेट थे जसपाल, जी वो और नसीर साथ गए थे। लेकिन छुट्टियां उन दिनों में वहाँ भी छुट्टियां थी, तो नसीर भी आए हुए थे और ये जसपाल भी आए हुए थे। तो जसपाल ने भी उस प्रोडक्शन में हैमलेट में एक्ट किया। जी और तो अब तो ये कहानियां जैसी लगती है, लेकिन जी। और उस वक्त दिल्ली का माहौल बहुत, दिल्ली ऐसी नहीं हुआ करती थी। दिल्ली में लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त था और थिएटर के लोग, लेखक, पोएट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, ये सब आपस में बहुत और मंडी हाउस ऐसी जगह थी कि जहाँ सारे लोग त्रिवेणी का वो था और तो सारे लोग मतलब आपस में मिला करते थे और जी जी। बहुत एक गहमा गहमी वहाँ पर। एक और सवाल उसी उसी अरसे पे, उसके बाद हम वर्तमान पे आएंगे। ओमपुरी साहब एफटीआई चले गए, आपके क्लासमेट थे। नजीर साहब चले गए, जसपाल चले गए। आपने नहीं सोचा कि आप रेपेट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप एफटीआई जाएं, उसके बाद नहीं, मुंबई? मुझे या मैंने कभी फिल्म में उस तरह से नहीं, क्योंकि मुझे एक तो ये था कि फिल्म मेकिंग आज भी बहुत महंगा काम है, लेकिन तब तो बहुत ही ज़्यादा महंगा काम था। और मुझे हमेशा ये लगा कि फिल्म मेकिंग व्यवसाय ज़्यादा है, कला कम है। और फिल्म बनाने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए होता है, उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होते हैं। जी और वो एक वजह थी कि मैंने कभी फिल्मों की तरफ रुख जी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि थिएटर में आप जो काम कर सकते हैं, जिस तरह का काम कर सकते हैं, वो फिल्मों में संभव नहीं होगा। जी और ये बात सही भी थी, क्योंकि आप ये देखिए कि वो थोड़ा सा जो इस तरह की फिल्में बनने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जी वो शुरू हुआ 77-78 में, जब श्याम जब बेनेगल और आपके सब साथी बॉम्बे पहुंच गए जब ये और बम्बई पहुंच गए, आक्रोश जैसी इन्होंने फिल्में उन्होंने आक्रोश और करनी ये शुरू की इस और तरह की फिल्में, जी लेकिन वो भी मतलब बहुत जी तो यही शायद वजह थी कि मैं कभी फिल्मों की तरफ रुख मैंने किया नहीं। और शायद ये भी वजह रही कि आप फिल्मों की तरफ नहीं गए और आपने एक तरफ नसीर और ओमपुरी जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया, अलकाजी जैसे लोगों के साथ काम किया, अनु कपूर जैसे लोगों के साथ काम किया, और दूसरी तरफ आपने उदयपुर के ठेठ ग्रामीण अंचल में आके आपने भील समुदाय के साथ काम किया, आपने आदिम जातियों के साथ काम किया, उस तरह का थिएटर भी आपने किया। तो ये शुरू से आपके मन में था, या आपकी भावना कब उदय हुई कि भाई यहाँ तो एक रिच थिएटर होता है, लेकिन मुझे वहां उस तबके पे जाके भी काम करना है?
ये देखिए, बात ये है कि जब आप किसी चीज में गहरे धंसते हैं तो उसकी जड़ों को तलाश, एक एक समय आता है जब आप अ, जड़ों की तलाश में जी आप होते हैं। और ये हम किताबों में पढ़ते थे, हिस्ट्री जो थिएटर की पढ़ते थे, कि थिएटर का जन्म अनुष्ठान से हुआ, जिसे अंग्रेजी में मतलब रिचुअल कहते हैं। जी तो रिचुअल से, तो जब आप गहरे में उतरते हैं, उतरना चाहते हैं, तो आप जड़ों की तलाश करते हैं। और अनुष्ठान अपने पवित्रतम स्थिति में अगर आज कहीं बचा है, जी हमने तो अनुष्ठानों का ढकोसला बना दिया है। हम सब शादियां करते हैं, और वो फेरे वगैरह लेते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ है नहीं। वो एक कि ऐसी परंपरा है इसलिए हम कर रहे हैं। जी वो उसमें कोई यकीन, कोई अकीदा आपका गहरा हो, ऐसा। लेकिन आदिवासी कल्चर में, हालांकि वहां भी अब खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है वहां भी, जी लेकिन अनुष्ठान अपने पवित्रतम रूप में अगर कहीं, अभी भी कहीं अगर मिलेगा, तो वो आदिवासियों के बीच में, उनके कल्चर। तो वो एक वजह थी जी कि, और गौरी यहाँ मुझे मुझे वो था कि एक रिचुअल है, एक जो 40 दिन तक ये पूरी भील जाति परफॉर्म उसे वो करती है। और वो परफॉर्मेंस तो उसका एक पार्ट है, उसके अलावा जो उसमें पूरा, और वो उसे मैं पहले स्टडी करना, और वो उसके लिए मैं यहाँ आया। और मैंने, तो बाद में लगा कि ये तो फिर चीज़ें खत्म हो रही हैं। और सही, अब आप देखिए कि ये 83 की बात है, 83, हाँ 83, 84, जब मैं उसे स्टडी करने के हिसाब से कि है क्या, उसे जानने के हिसाब से, क्योंकि बहुत सामग्री मुझे उस पर मिली नहीं कहीं। वो वो जब मैं खोजने के लिए आया और मैं उसे, तो मुझे लगा कि ये तो चीज़ खत्म हो रही है। और सही में आज 2023 में वो समाप्त हो गया, वो पूरा कल्चर समाप्त हो चुका है। अब वो उस रूप में आपको नहीं मिलेगा। तो फिर लगा कि इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और डॉक्यूमेंट अब तो आप ये सारा बहुत आसान हो गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो डिजिटल कैमरा और ये, उस वक्त तो कुछ था नहीं, वो सेलुलाइट वो थी। तो 16 mm फिल्म जी हमने अपने ही पैसों से, दोस्तों की मदद से उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हमने 16 mm बनाई उस पे फिल्म पर उसको डॉक्यूमेंट किया। जी और वो डॉक्यूमेंट करते हुए फिर मुझे लगा कि लोगों के साथ फर्दर इंटरेक्ट करना चाहिए, इनके साथ बहुत संभावनाएं मुझे उसमें दिखी। कितना तो बड़ा उनके चैलेंज साथ रहा फिर होगा ना मैंने सर? लगातार 84 से और 2013-14 तक। कोविड के पहले तक भी शायद हाँ आप काफी हाँ एक्टिव रहे उसमें। हाँ। जी तो ये इतने साल उनके साथ मैंने काम किया। सर, कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि एक तरफ आपने इतने ज़हीन और पढ़े लिखे एक्टर्स के साथ काम किया ना, वो पूरी खेप, आपके स्टूडेंट्स इतने सारे, इरफान, नवाज, मनोज और आशुतोष और बहुत सारे, एक तरफ आप ठेठ
आदिवासी अंचल में आ गए, एकदम जड़ों में, जैसा आपने कहा जड़ों में आ गए, उन लोगों के साथ काम करना, बल्कि उनके साथ मुझे ज्यादा आनंद आया। ज्यादा आनंद आया उनके साथ? उनके साथ चैलेंजेस नहीं हुए मुझे कभी? ज्यादा आनंद आया है। देखिए चैलेंज हुए, लेकिन आप देखिए कि अब शहरी एक्टर या हम लोग अपनी जड़ों से इस तरह कट चुके हैं। अब नाटक क्या है? वो नाटक इज मेक बिलीव। ये मतलब थिएटर इज नॉट रियलिटी। थिएटर is a make-believe world which you create before your audiences, and the audience believes. आप स्टेज का एक चक्कर लगाते हैं, वो आप कहते हैं कि मुझे बनारस जाना है, और आप स्टेज का एक चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि आहा मैं बनारस आ गया, और जनता मानती है कि आप बनारस आ गए। मतलब ये आप उनको मालूम है कि एक चक्कर स्टेज का लगाया है, वहीं का उसी स्टेज पर वहीं एक चक्कर लगा कर की, लेकिन वो उस पर यकीन करते हैं कि, और ये थिएटर की स्ट्रेंथ है। थिएटर में आप अगर सेट बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अब ये जो आदिवासियों के साथ वो उनका, अब देखिए एक नाटक मैंने उनके साथ किया अमर बीज जी। अब उसमें एक खून का समुद्र होता है। वो बस कहानी देखिए कितनी खूबसूरत कहानी है, और कितने साधारण तरीके से कितनी बड़ी बात कहती है। एक धारिया भील है, वो जंगल में पेड़ काटने जाता है। वो एक बड़ के पेड़ को काटने के लिए चुनता है। पहली कुल्हाड़ी मारता है तो पानी निकलता है, बहुत स्वादिष्ट मीठा पानी, बड़ा खुश होता है। फिर वो दूसरी कुल्हाड़ी मारता है तो दूध निकलता है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही, और तो वो और प्रसन्न होता है। उसके बाद जब वो तीसरी कुल्हाड़ी मारता है तो खून निकलता है, और इतना खून का पूरा समुद्र हो जाता है, और सारी सृष्टि उसमें डूब के नष्ट हो जाती है। अब ये कहानी है आदिवासियों की कहानी, जिसे हमने ड्रामेटाइज किया जो स्टेज पर। तो अब वो जब खून का समुद्र, तो एक बड़ा लाल रंग का कपड़ा जिसमें जो पूरी स्टेज को आच्छादित कर लेता था, और उसके नीचे वो सब होते थे वो एक्टर्स, और वो उसमें लहरें उठाते थे। वो लाल कपड़ा वो आभास कराते थे वो कि आभास समंदर कराते थे कि खून का समुद्र। समंदर है ये। अब ये देखिए कि कभी उन्होंने उसे कपड़ा नहीं कहा, यहां तक कि ये भी नहीं कहा कि वो समुद्र वाला कपड़ा, वो हमेशा समंदर। वो समंदर पेटी में मिल ही दो, अच्छा समुद्र को बक्से में रख लिया, जी। वो समुद्र बक्से में घूमता था हमारे साथ। सही बात है तो ये एक सहजता जी। जो हम शहरी लोग खोते हैं। जी। हम सबसे पहले बच्चों को असहज होना सिखाते हैं। जो सहज है वो हम ऐसे नहीं करते जी। ऐसे नहीं हंसते, ऐसे इतनी जोर से नहीं बोलते। ये सब हम मतलब हम सहजता को हम गंवारपन समझते हैं, और वो गंवारपन में जो मिठास और जो सहजता है और उसमें जो प्रामाणिकता है जी। वो माफ कीजिए कोई किसी लेजेंड में सही बात है। वो देखने को नहीं देखी। मुझे उनके साथ काम करते हुए बहुत मज़ा भी आया, जी। और मैंने उनसे बहुत सीखा। क्या सीखा सर? मैंने उनसे बहुत सीखा, जी। जितना मैंने अलकाजी से या किसी दूसरे, मेरा ख्याल है मैंने उनसे जीवन के बारे में सीखा। थिएटर
नहीं, जीवन सीखा। वो मतलब मेरे लिए बहुत बहुत एनरिचिंग अनुभव था। जी, और शायद यही वो अनुभव है कि 2018 में दिल्ली छोड़कर आप उदयपुर की वादियों में आ गए और खूबसूरत पहाड़ों के बीच में अब आप रह रहे हैं सुकून के साथ। सर, ये इत्तेफाक है ये। जैसे मेरा थिएटर जब में जाना एक इत्तेफाक था, उसी तरह से यहाँ पर ये जहाँ आप बैठे हैं ये थोड़ी देर के लिए सर वापस दिल्ली चलते हैं। आपके स्टूडेंट्स की एक लंबी फेहरिस्त है, खूब सारे आपके स्टूडेंट्स हैं। मैंने जैसा शुरुआत में भी जिक्र किया, तुगलक मैंने आपका प्ले देखा था, यशपाल शर्मा लीड कर रहे थे और हिमानी शिवपुरी और खूब सारे एक्टर्स थे। मैंने तुगलक के बारे में एक बात सुनी है, अब हो सकता है दंत कथा है या क्या है, कि तुगलक जब यशपाल शर्मा लीड कर रहे थे तो यशपाल शर्मा साहब को लगान मिल गई, तो उन्होंने तुगलक छोड़ दिया और शायद रिसेंट कल परसों तरसों में उसका शो होना था, तो वो जो तुगलक का जो कैरेक्टर था वो दिया गया विजय राज साहब को। और मैंने ऐसा सुना है कि जब विजय राज साहब ने तुगलक किया तो नेक्स्ट डे उनको सिर्फ अपने डायलॉग्स ही नहीं बाकी भी कास्ट के जो थे डायलॉग्स याद थे। तो ये बात सच है सर या फिर ऐसे ही दंत कथा है या कहानी है? तुगलक कभी विजय राज साहब ने किया आपके डायरेक्शन में? नहीं, यशपाल ने किया। यशपाल साहब ने किया, हाँ। यशपाल शर्मा ने। विजय राज साहब कभी? आपने देखा है तो मैंने देखा है। तो कौन कर रहा था? हाँ जी, वही कर रहे थे। यशपाल कर रहे थे। जी, जी। हाँ। और विजय वो जो है, विजय राव नाम नहीं उनका, विजय राज। विजय राज। जी जी। नहीं, वो दूसरी वो है, अच्छा, तो कोई दूसरा प्ले वो था? दूसरा प्ले था जिसमें विजय राज जी। और वो था अक्स तमाशा, अच्छा। जिसमें दो लोग जी वही मेन रोल करते थे। जी एक विजय करते थे और एक अभी नाम। जी जी। तो वो कहानी क्या थी सर? क्या कहानी थी वो? कि कौन सी वो कहानी? जो उसमें काम कर रहे थे अक्स तमाशा में और ये वो नहीं चेंज नहीं, करना पड़ा वो था। अक्स तमाशा में मतलब विजय ने कहा कि सर मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, जी और तब तक मतलब तो मैंने कहा कि विजय और वो बहुत अच्छा कर रहा था, क्या कौन था? नाम शायद याद आ जाए। जी तो मैंने कहा विजय वो बहुत अच्छा कर रहा है, उससे अच्छा तुम कर सकते हो तो तैयार करो और फिर मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें। तो उसने उसे चैलेंज की तरह लिया जी और उसने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। जी और तब फिर मैंने डबल कास्ट किया उसको फिर। जी। तो कुछ शोज विजय करता था, कुछ शोज वो जो एक्टर थे वो करते थे। वो कर। सर आपके नहीं, दोनों ने बहुत जी। अच्छा किया, जी। दोनों बहुत अच्छा किया। इरफान खान साहब आपके स्टूडेंट रहे? इरफान मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट था। किन के? मैं जब जयपुर में जब मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जी थिएटर डिपार्टमेंट शुरू किया 76-77, जी तो वहाँ जो फर्स्ट बैच मेरा था जिसमें रवि झांकल और जी। ये तमाम लोग, उसमें एक रवि चतुर्वेदी भी हुआ करते थे। जी और बाद में वो पढ़ाने लगे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे छोड़ने के बाद। वो मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट था। जी उसके साथ कभी उस तरह से काम कर नहीं मैंने किया, या मेरा डायरेक्टली स्टूडेंट नहीं हो रहा, जी। लेकिन उसके गुरु का गुरु मैं हूँ मैं हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब? नवाज ने मेरे साथ काम किया है। कौन सा नवाज सर? मुर्गाबी करके एक नॉर्वेजियन नाटक जी का अडेप्टेशन, तो उसमें नवाज, और एनएसटी में स्टूडेंट प्रोडक्शन मैंने किया था, जी। उसमें नवाज ने एक्ट किया है। सर ये जो अच्छे एक्टर्स हैं नवाज, इरफान, मनोज, जिनको मतलब लाइमलाइट में आने में एक बहुत लंबा वक्त लग गया, तो तो आप वो मतलब लेकिन आ पाए, ये बहुत बड़ी बात है ना। जी और अब आप देखिए कि जब ये लोग नसीर और ओमपुरी वगैरह जब जा रहे थे वहाँ, तो लोग हंसते थे कि तुम्हें कौन फिल्मों में शक्ल देखी अपनी। जी
लेकिन इन्होंने एक रास्ता बनाया, तो उससे इरफान और इन लोगों को थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इनको स्ट्रगल तो बहुत लंबा है। जी। और और ऐसी एक लंबी फेरिस्त है इरफान सर। को भी काफी वक्त लगा, और इसको तो बहुत ही ज्यादा, नवाज। नवाज को तो बहुत बहुत टाइम, बहुत 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 स्ट्रगल करना पड़ा इसको तो। तो वो कौन सी स्पिरिट है सर जो अंदर बनी रहती है, जो जीन अंदर बना रहता है कि भाई टिके रहना है और कुछ करके दिखाना है, वो हाँ ना, कौन सा मैंने उत्साह है? वही लोग कुछ कर पाते हैं। जी। वो नवाज में था, वो इरफान में था, मनोज वाजपेयी मनोज लंबा संघर्ष मनोज रहा उनका वाजपेयी भी। में वो बात थी। जी। दिग्मांशु धूलिया भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने अपनी, सर तुगलक के आपने खूब सारे शोज किए, तो आपने मोस्टली जो है यशपाल शर्मा को ही एज एन तुगलक का आपने कास्ट किया, उन्हीं के साथ शोज किए। कोई खास बात यशपाल शर्मा के एक्ट की या? एक्टर अच्छा है। जी। और मुझे लगा कि तुगलक के लिए, क्यों उससे पहले मनोहर सिंह उसको कर चुके थे, अलकाजी कर चुके थे। जी। अलकाजी के डायरेक्शन में मनोहर ने वो रोल किया था। जी। तो मनोहर सिंह के बाद वो तुगलक की एक इमेज मनोहर की हो गई थी जी। कि मनोहर, तुगलक तो मनोहर ही कर सकते हैं। जी। तो मेरे सामने एक चैलेंज वो भी था कि वो मनोहर की उस इमेज को तोड़ना है जी। और एक अलग तुगलक तैयार करना है। करना है, एक अलग तरह का। और मुझे यशपाल में वो संभावना दिखी। जी। यशपाल शुरू में तो यशपाल को वो बहुत पसीने आए, वो मतलब नर्वस भी बहुत, अरे मैं कर पाऊंगा, मैंने कहा, बहुत अच्छा करोगे। जी। और यशपाल ने बहुत अच्छा किया। कितने कितने लंबी रिहर्सल के मुझे बाद लगता सर है कि तैयार कर पाए? ये कहना नहीं चाहिए हर जी। एक को, मनोहर ने, लेकिन जो डायमेंशंस उस चरित्र के यशपाल ने निकाले, वो मनोहर के परफॉर्मेंस में उतना वो नहीं था। जी। और मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस, मनोहर के साथ तो मैं एक्ट भी करता था उस तुगलक में, जी। और उन्होंने अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था। अच्छे बेहतरीन अभिनेता थे। जी। लेकिन जो तुगलक का जो वो यशपाल के परफॉर्मेंस में जो चरित्र, जी। जो डायमेंशंस, जितनी उसकी फैसेट्स उस कैरेक्टर की अलग अलग, वो यशपाल के उसमें देखने को मिले। जी। वो मनोहर ने उसको एक ग्रैंड्योर वाला, लार्जर देन लाइफ, जी। जी। लेकिन ये इसमें इसकी ह्यूमन, इट वाज मोर, यशपाल वाज मोर ह्यूमन। जी। वो केवल बादशाह ही नहीं था, वो एक आदमी भी था जिसके अपने डर भी थे, अपने चिंताएं भी थी, अपने सपने भी थे, अपने बहुत। सर उस प्ले को मैंने देखा, आप कहीं किसी ऑडिटोरियम में भी कर सकते थे, लेकिन आपने एक खंडहर को चुना। हाँ, वही फिरोज शाह कोटला, और जब आपने उसकी लाइटिंग जब देखी तो आपने दंग रह गए सब आपने लोग। आपने ये देखा, उससे पहले अंधा युग मैंने किया था 12 में, 2012 में। उसमें लीड कौन कर रहे वो थे? आपने, और देखिए ये ऐतिहासिक, एक तो फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वही गद्दी पर बैठा था। जी। वो भी उसी, वो भांजा, या वो भांजा था जी। तुगलक का। तो तुगलक के बाद वही गद्दी, वो उसका वो फिरोज शाह कोटला उसका तो एक तो वो जो एज जिसकी बात आप कर रहे हैं, जी। और वो उसके अलावा ये था कि वो केवल ये नहीं था, आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा, मेरा नाटक वहाँ से शुरू हो जाता था जहाँ
आप उस बड़े दरवाजे से एंटर करते हैं। एंटर करते हैं जी। तो दिल्ली पीछे छूट जाती है कहीं, और आप एक अलग वक्त में, एक अलग समय में आप एंटर कर जाते हैं, जी। और वहीं से वो आप मेंटली एक उस उस प्रस्तुति के लिए आपको, और दूसरा उस नाटक को जिस तरह का विस्तार चाहिए, वो विस्तार मुझे वहां पर वो मिला। दिखाई दिया वहां पे। तो वो एक अलग तरह का अनुभव वो। जी। और ये आपने देखा, आप बताइए आपको मुझे कैसा, आपका क्या मुझे वो अनुभव था? सीन अभी भी याद आ रहा है जब तुगलक राजधानी चेंज करते हैं तो वो ऑडियंस बोरिया बिस्तरा लेके ऐसे अंधेरे में और इस तरह से वो परछाइयां दिख रही हैं और वो जा रहे हैं और फिर वो वापस वहां से चेंज करते हैं, तो वो बड़ा इफेक्टिव था। लाइटिंग जैसे वो एक षड्यंत्र रचते हैं मारने के लिए, तो कैसे वो खून करता है तुगलक अपने किसी उसका, वो नमाज अदा करता है तो कैसे चारों तरफ से लोग आते हैं, तो लाइटिंग बड़ी शानदार और एक नेचुरल लग रहा था वो। तो बस मेरा सवाल था, मुझे लग रहा था, जिज्ञासा थी कि भाई वहीं वहीं पे क्यों। अंधा युग का आपने जिक्र किया सर, उसमें कौन लीड कर रहे थे? अंधा युग इसके जस्ट पहले आपने किया। अंधा युग में भी काफी से जाकिर 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 हुसैन। हुसैन, एक फिल्में वगैरह, जी। अगर वो काफी नोन एक्टर हैं, फिल्मों में काफी आते हैं। जी। अ, उसमें उत्तरा बावकर थी, जी। उसमें मेरे बड़े भाई जिन्होंने जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, वो खुद मोहन खुद महर्षि वो जी। एक्ट कर रहे थे उसमें, जी। धृतराष्ट्र वो बने हुए थे। जी। बहुत बहुत लोग थे उसमें। मोहन ठीक। महर्षि जी तो शायद एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे ना, हम्म? और शायद वो बाद में एसआरसी के भी डायरेक्टर रहे, वो श्री राम नहीं, सेन के। एसआरसी का मैं था। एसआरसी में आप रहे वो एसआरसी उसमें। का डायरेक्टर मैं रहा। जी। मोहन जी एनएसडी। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी जी। में वो हेड ऑफ प्रोफेसर थे, जी। और यहाँ एनएसटी के डायरेक्टर भी रहे वो। अभी कभी जाना होता है सर एनएसडी, हाँ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अब जाना होता है? अब बहुत कम, अब मन नहीं करता मेरा जाने का। जी। अभी आपको मालूम है 6 साल से तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है वहाँ पर, केयर टेकर डायरेक्टर। और अभी तो जो जो डायरेक्टर हैं उनका थिएटर से कोई लेना देना नहीं। वो लास्ट टाइम कोई, शायद वामन केंद्रे साहब नहीं थे वामन शायद। तो फिर भी थिएटर, वो तो एनएसडी का इंस्ट्रूमेंट था। उसके बाद तो कोई परमानेंट डायरेक्टर है ही नहीं वामन के बाद। जी। सब ऐसे ही चल रहा है। वामन को छोड़े हुए कितने साल हो गए? मेरा ख्याल है 6-7 साल हो गए, और कोई डायरेक्टर ही नहीं है। सर नई अभी पीढ़ी कोई, के जो। मैं जी। कोई साहब हैं जो लाइब्रेरियन थे कहीं पर, हाँ। वो अभी वहाँ ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर हैं। जी। तो मतलब स्थितियाँ, जी। और बड़ी तकलीफ होती है कि एक ही तो संस्थान है पूरे हिंदुस्तान में, जबकि हम लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में इतने आईआईटीज हैं, उसी पैटर्न पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अलग अलग जगहों पर होना चाहिए। जी। कलकत्ता में होना चाहिए, बम्बई में होना चाहिए, लखनऊ में होना चाहिए, जयपुर में होना चाहिए। तो जैसे आईआईटी जो हम सर उसी पैटर्न पर राष्ट्रीय नाट्य बिल्कुल विद्यालय। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जैसे बात की कि एनएसडी वो अब इस तरह से होना चाहिए पूरे देश के शहरों में, लेकिन अभी मेट्रोज में क्या है कि छोटे छोटे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए, कुछ बड़े भी हैं, जैसे विस्लिंग वुड्स है सुभाष घई साहब का। विस्लिंग वुड्स सुभाष घई साहब का एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छी खासी फीस लगती है वहाँ पे। और अनुपम खेर साहब का है एक एक्टर्स प्रिपेयर करके, रोशन तनेजा साहब का है, ऐसे खूब सारे हैं। और कई सारे नए एक्टर्स को लगता है कि भाई एक शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स का कोर्स कीजिए, 6 पैक बनाइए, आप एक्टर बन गए। तो नई पीढ़ी की जो जो एक्टर्स आ रहे हैं। जी एक्टिंग, प्लीज। माफ कीजिए, मैं नाट्य शास्त्र में एक्टर को योगी की संज्ञा दी गई। एक्टिंग बहुत ही एक बड़ी साधना मांग, एक्टर होना आसान नहीं, बहुत साधना चाहिए। और ये जो नाम आप ले रहे हैं, ये बरसों बरस, और आज भी इनसे पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी
तो वो जितना आप धंसते जाते हैं जी उतना आपको पता चलता है कि अभी तो आप कहीं नहीं हैं। जी तो ये जो आप कोर्सेज, ये तो एक ठीक है, अब तो हर चीज़ दुकान हो रही है, शिक्षा भी दुकान दुकान जी हो रही है, जी। स्वास्थ्य अस्पताल भी दुकान हो गए हैं। तो अब ये दुकानें तो अब एक सर, जैसे आपने दुकान की बात की, चलिए दुकान में अच्छा सामान हो तो अच्छी बात है, ग्राहक आते हैं, सामान बिकता है। लेकिन अभी जैसे अभी लॉकडाउन का दौर आया तो एकदम से ओटीटी का बूम आ गया। जैसे ही ओटीटी आया तो खूब सारी वेब सीरीज आ गई। वेब सीरीज आई तो सर उसमें ये गाली और गोली का कल्चर इतना फैला, इतना फला फूला कि आज की पीढ़ी को लगता है कि बस आप स्टाइल में चार गालियां दे दो, बस वही एक्टिंग है। इस पे क्या कहेंगे सर, और नई पीढ़ी के लोगों को? आप खुद ही उसकी विवेचना आप खुद ही कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो कहने के लिए क्या है। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर हमें भी, मुझे हमें भी बहुत बहुत अच्छा। आपने इस तरह की बातचीत बहुत कम हो पाती है। 1973 से और 2023 तक जिस तरह से आपने सैर कराई है मेरे को भी उंगली पकड़ के, तो बहुत बेहतरीन हमारे लिए अनुभव रहा। सर ये इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, कैमरा आशीष कर रहा है, कैमरा को असिस्ट हिया शर्मा कर रही है, और मुझे असिस्ट कर रही है हिमांशी। आप सब फर्स्ट ईयर में है। हिमांशी का सवाल है, तो हिमांशी आप सवाल करें सर से प्लीज़। सर जैसे कि मैंने पढ़ा था कि आपने एनएसडी में भी काम किया और फिर आपने मेवाड़ के यहाँ जो आदिवासी थे उनके साथ भी काम किया। मैंने ये पढ़ा था कि आपने जापान की ट्रेडिशनल थिएटर भी कर लिया। बिल्कुल सही पढ़ा तो आपने। वो कैसा, जैसे कि कमाल, मैंने आप कभी पूरी नहीं सुना। रिसर्च करके आई है। हाँ, मैं देखिए वही बात थी कि मैं वो जो अब हम लोग एनएसटी में वेस्टर्न थिएटर की हिस्ट्री, वेस्टर्न नाटक, वो तो सब पढ़ रहे थे। लेकिन एशियन जो नाटक के ट्रेडिशन है, और आपको मालूम है कि सबसे पहला शास्त्र भारत में लिखा गया नाटक का, नाट्य शास्त्र, जो कम से कम 3000 साल पुराना तो है ही, अगर ज़्यादा नहीं तो उस पर, लेकिन 3000 तो सब मानते हैं कि 3000 साल तो कम से कम पुराना। भारत के बाद एशिया में अगर कहीं शास्त्र है तो वो जापान में है नाटक का, जिसे खादेंशो कहते हैं वो लोग। तो वो एक मेरी वो थी, और वहाँ का जो शास्त्रीय रंगमंच है वो बहुत रिच है। नो, काबुकी, ये जो नाट्य शैलियाँ हैं, और इनसे एक हल्का सा परिचय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते हुए हुआ था। तो मेरी जिज्ञासा थी कि उसको और वहाँ जाकर के, अब ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, वो अनुभव आपने बहुत ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो वो एक जिज्ञासा थी, इसलिए मैं जापान जाना चाहता था। और वो भी जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ भीलों के साथ काम करते हुए जो अनुभव हुआ, जापान भी एक बहुत एनरिचिंग अनुभव था। और एक छोटा सा वो आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर ये जो काबुकी है, औरतों के जो चरित्र हैं वो मर्द करते हैं। और एक चीज़ के मैं कहता हूँ कि थिएटर इज आर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और जापान में ये बड़ा, तो वहाँ पर एक थिएटर है जिसमें केवल औरतें एक्ट करती हैं और मर्दों के रोल भी औरतें करती हैं। और नो और काबुकी में, तो काबुकी की जो एक्टर्स, मेल एक्टर हैं जो फीमेल कैरेक्टर करते हैं, उन्हें ओनागाता कहते हैं। और वो इतना परफेक्ट महिलाओं के उसको फेमिनिटी को इतना परफेक्ट वो करते हैं कि जो
वहाँ के रॉयल फैमिलीज की जो महिलाएं हैं वो वीमेनली एटिकेट सीखने के लिए उनके पास आती हैं वो काबुकी ओनागाताओं से, वो के औरतों को कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसकी तालीम लेने वो रॉयल फैमिली की महिलाएं उन मेल एक्टर्स जो ओनागाता जो काबू के एक्टर्स हैं उनसे वो सीखने आती हैं। तो आप सोचिए कितना परफेक्शन उन्होंने हासिल किया होगा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की पीढ़ी को क्या करना चाहिए? ऐसा है कि मैं उस पीढ़ी को वहाँ देखता हूँ और उसके पास मेरे से ज़्यादा ज्ञान है। आपके पास जितना एक्सपोज़र है उतना एक्सपोज़र हम लोगों को उपलब्ध नहीं था। हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने में पूरी उम्र लग गई और आप अब वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आपके सामने तो पूरा आसमान है और आसमान के बाद भी जैसा चचा गालिब कह गए कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं तो आपके लिए तो कोई सीमा है ही नहीं। आई विश कि आप लोग जो हैं वो सितारों के पार जाएं और आपके सामने तो इतने अवसर, चैलेंजेस भी हैं। जो चैलेंजेस आज हैं वो हमारे वक्त में नहीं थे। तो चैलेंजेस हैं लेकिन उन चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और हर अपॉर्चुनिटी एक हर्डल को उसके साथ, उसमें हर्डल्स तो उसके साथ लगी रहेंगी। तो चुनौतियों का पता होना चाहिए कि क्या चुनौतियां हैं, क्या सवाल हैं जो आज हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं, जिनसे हमें दो चार होना है। ये आसान वक्त नहीं है लेकिन संभावना वाला वक्त। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया और मुझे इतनी भी, सारी बातें और आपने ख़ास तौर हमारे से साथ आपकी की। इस टीम से मिलके और ये जो आपके आशीष जो कैमरामैन हैं, इन्होंने जिस तरह से ये पूरा आई विश ऑल ऑफ यू, मेरी शुभकामनाएं। और मुझे रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा। और ओमपाल जी और आप पूरी टीम को बधाई भी और धन्यवाद भी। थैंक यू। शुक्रिया सर।